जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम साइंस के प्रमुख प्रश्न को देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। आगामी परीक्षा के ध्यान में रखते हुए इस सेशन को बनाया जा रहा है, क्योंकि साइंस का प्रश्न अभी काफ़ी वर्चस्व में है, काफ़ी बढ़ चढ़ के पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम जो है आवर्त सारणी है। सेशन स्टार्ट होता है सर्वप्रथम आवर्त सारणी से, यानी रूस के रसायन विज्ञान के ज्ञाता दामित्री मेंडलीफ ने पहली बार 1869 में आवर्त सारणी को प्रकाशित किया था। आवर्त सारणी को जो प्रकाशित किया गया था वो किस देश के निवासी थे? रसिया के निवासी थे, यानी रूस के रहने वाले थे। नाम क्या था? मेंडलीफ। कब प्रकाशित किया गया? तो 1869 में प्रकाशित किया था। इसी सारणी में अंतिम बार 2015 में संशोधन किया गया था। इसमें 2015 में संशोधन किया गया था और 4 नए तत्व 113, 115, 117 और 118 को जोड़ा गया। ये 4 तत्व प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हल्के तत्वों के मेल से बनते हैं। तो ये याद रखना है, मेंडलीफ के द्वारा जब प्रयोग किया गया था, प्रथम कब प्रकाशित किया गया था? 1869 में। ये रूस के वैज्ञानिक थे, यानी रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। अब देखते हैं इससे और क्या है। आधुनिक जो आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिसमें समूह कहते हैं, ये 18 है पूर्ण रूप से। ऐसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकली ये पूरा 18 है, काउंट कर लेना है। उसके बाद क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हॉरिजेंटल जिन्हें आवर्त कहते हैं। इस तरह इसकी संरचना है, बनावट है, में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकाशित व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता, संयोजन क्षमता तथा धात्विक और अधात्विक अभिलक्षणों जैसे गुणधर्मों में आवर्तित प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इन्हीं के थ्रू इसको बनाया गया है, पर दिखाने के थ्रू। यानी कितना टोटल? 18 जो है वो वर्टिकल है, 18 जो वर्टिकल रूप से, एवं 7 हॉरिजेंटल रूप से इसको तत्व को बनाया गया है एवं सजाया गया है। और इससे प्रमुख देखते हैं, आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, एवं इसके बाद हम वन लाइनर प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी अध्ययन करेंगे। देखते हैं, तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उनको समानता के आधार पर विभाजन किया गया है, यानी बांटा गया है। डोवेराइन ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड्स ने अष्टक और सिद्धांत का दिया। अष्टक को सिद्धांत के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। मेंडलीफ ने तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान, आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किए क्या है। वो किसके द्वारा किया गया है? तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों को भविष्यवाणी की थी। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा ही। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई है। तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात तत्व की खोज मोस्टली ने किए हैं। किसके द्वारा किया गया है? तत्व की खोज मोस्टली के द्वारा किया गया था। इसका खोज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं, इसमें जो वन लाइनर प्रश्न है वो देखते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तत्वों की संख्या कितना है? टोटल 18 है। टोटल 118 तत्व दिया गया है आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है? तो समूहों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो टोटल है कितना है? 7 है, एवं समूहों की संख्या कितना है? 18 है। यानी वर्टिकली और हॉरिजेंटली रूप से, यानी वर्टिकली रूप से ऐसे अगर कहे जाएं तो 18 है, इस प्रकार हॉरिजेंटली से अगर कहे जाएं तो 7 है। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी उपकोष में 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को कितने बढ़ते क्रम में रखा गया था? तो द्रव्यमान को, मतलब किससे बढ़ते क्रम में रखा गया? तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा बढ़ते क्रम में रखा गया था। कौन सी धातु, कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है, एक अधातु है जो कैसे पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाया जाता है।
उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर सबसे अच्छा है कौन है? चांदी है। सौर सेल में प्रयोग किया जाता है किसका? सिलिकॉन का। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो तारों में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है जो हाइड्रोजन है। सूर्य किरण तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन सी तत्व से मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सूर्य की जो किन किन तत्वों से मिला हुआ है सूर्य बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सूर्य का निर्माण हुआ है। मतलब जितना आजकल जो ये चर्चा में काफ़ी है हाइड्रोजन और हीलियम, जो हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य का निर्माण हुआ है। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व है, जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। आंसर है 15। नेक्स्ट है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है कैल्शियम। यानी कैल्शियम दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? आंसर है हीलियम। यानी हीलियम सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट है, उस तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। यानी कि समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रहे लेकिन प्रोटॉन जब समान रहे तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो इसका आंसर है डोब्रेनर। डोब्रेनर के द्वारा सर्वप्रथम जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था वो डोब्रेनर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टम नियम दिए थे? आंसर है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के द्वारा ही अष्टम नियम को दिया गया, अष्टक नियम को दिया गया। अष्टक नियम को किसके द्वारा दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आंसर है मेंडलीफ। मेंडलीफ के द्वारा ही सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सर्वप्रथम तत्व है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? आंसर है निष्क्रिय गैस। जो नोबेल गैस है, नोबेल ये है जो अंतिम तत्व के रूप में माना जाता है। निष्क्रिय निष्क्रिय तत्व कौन सा है? अंतिम तत्व है। नेक्स्ट है, पोलेनियम की खोज किसने की? आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के द्वारा पोलेनियम की खोज किया गया था। प्राकृतिक में पाए जाने वाला तत्व की संख्या कितना है? आंसर है 98। यानी कितना पाया जाता है प्राकृतिक में? 98 तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में उपधातु तत्व की संख्या कितनी है? आंसर है 6। आवर्त सारणी में उपधातु जो तत्व हैं वो 6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में धातु तत्व की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में धातु की संख्या 92 है, यानी 92 है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में 12 है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितनी है? तो अधातु तत्व की जो संख्या है वो 20 है। टोटल अधात्विक तत्व जो है वो 20 है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व अगर कहे तो हाइड्रोजन है। अगर सबसे हल्की गैस कहे तो हीलियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हीलियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सा है? आंसर है ऑस्मियम। ऑस्मियम को सबसे भारी धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु कौन सा है? आंसर है प्लैटिनम। प्लैटिनम आवर्त सारणी में सर्वाधिक कठोर धातु है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम। आंसर है सीजियम। नेक्स्ट है,
आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु कौन सा है? आंसर है सोडियम। यानी आवर्त सारणी का सबसे मुलायम धातु किसे कहा गया है? सोडियम को कहा गया है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर है लिथियम। यानी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व कौन सा है? आंसर है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को सबसे विषैला तत्व कहा गया है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव्य धातु कौन सा है? आंसर है पारा। यानी मरकरी एकमात्र द्रव्य धातु है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट चलते हैं, आवर्त सारणी में एकमात्र अधातु यानी जो द्रव्य है वो कौन सा है? ब्रोमीन है। आवर्त धातु कौन सा है? ब्रोमीन है। आवर्त सारणी में एकमात्र चालक यानी कंडक्टर अधातु कौन सा है? आंसर है कार्बन। कार्बन है अधातु लेकिन कंडक्टर है वो। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अधात बर्थनीय व तन्य धातु कौन सा है? आंसर है सोना। सोना को अधात बर्थनीय एवं तन्य धातु कहा गया है। प्रकृति में उपस्थित सबसे भारी गैस कौन सी है? आंसर है जिनॉन। यानी जिनॉन प्राकृतिक में उपस्थित जो है सबसे भारी गैस है। कृत्रिम रूप से सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडॉन। आंसर है रेडॉन। ध्यान रखना है, प्राकृतिक में उपस्थित सबसे भारी गैस तो जिनॉन आ जाएगा, लेकिन कृत्रिम रूप से सबसे भारी गैस कौन है? रेडॉन है। नेक्स्ट है, केरोसिन में सुरक्षित धातुएं कौन कौन सी रखा जाता है? यानी सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम केरोसिन में सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर है हीरा। हीरा सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैसीय तत्व कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जो पृथ्वी पर है सबसे अधिक गैसीय तत्व के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस तत्व कौन सा है? आंसर है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन तो पाया जाता है वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय तत्व के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड। अब चलते हैं कुछ ब्रह्मांड पे, उसके बाद पृथ्वी पे भी चलेंगे। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैसीय धातु कौन सा है? तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। एवं ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैसीय तत्व वायुमंडल में अगर कहे तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, ब्रह्मांड में कहे तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ये ध्यान रखना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैसीय तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन वायुमंडल में पूरा बात की जाए तो नाइट्रोजन है, एवं ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैसीय तत्व हाइड्रोजन है। ये तीनों प्रश्न जो है ये आपको संकोच में डाल सकता है। ये इसको याद रखना है। पृथ्वी पर कहे तो ऑक्सीजन, पृथ्वी पर कहे तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में कहे तो नाइट्रोजन, अगर ब्रह्मांड में कहा जाए तो हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी पर खनन में प्राप्त धातु तत्व कौन सा है? आयरन है। ये खनन से प्राप्त किया जा सकता है, यानी लोहा। अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम किसे क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, प्रथम कृत्रिम तत्व यानी प्रथम जो है कृत्रिम एलिमेंट कौन सा है? पोलेनियम। पोलेनियम को प्रथम कृत्रिम एलिमेंट के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट है, किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है। नेक्स्ट है, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? आंसर है रेडॉन। रेडॉन जो है हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? आंसर है फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है, पौधों के पर्णहरिम में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है?
तो पौधे के जो पनहरी में पाया जाता है वो कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। आंसर है मैग्नीशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? आंसर है 11, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आंसर है मोज़ले ने, यानी मोज़ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया गया था, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किया गया किसके द्वारा? मोज़ले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के। आंसर है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम, यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट है, कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो धातु और धातु में गुण प्रदर्शित करते हैं कौन से तत्व? सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम के द्वारा ही धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो जितना भी संक्रमित तत्व है उसको ब्लॉक डी में रखा गया है, यानी ब्लॉक डी में। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के विभिन्न रूपों अर्थात तत्व, यौगिक मिश्रण आदि के निर्माण एवं उनकी अभिक्रियात्मक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। लेवेसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इस यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों एवं सब्जेक्टिव में पूरा लिखावट तरह से उदाहरण एवं उसकी परिभाषा सहित हम देखेंगे। तो लेवेसियर को क्या कहा गया है? तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? लेवेसियर को। पदार्थ की अवस्थाएं एवं वर्गीकरण। अब पदार्थ की अवस्था देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी वर्गीकरण देखेंगे किस प्रकार से तत्व यौगिक मिश्रण एवं समांगी विषमांगी मिश्रण को डिवीजन किया गया है एवं उसका क्या क्या परिभाषा है उसके बारे में भी देखेंगे हम। कहता है, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है तथा वे अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। कह रहा है, ऐसा कोई वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है और वो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, पानी, दूध, ये लोग ऐसा चीज़ है कि जिस चीज़ में डाल देना है उसका अपना खुद का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये ठीक कहा गया है, किसी भी अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है क्योंकि अब इन्हें खुद संरचना ये बना लेता है। पानी को आप किसी लोटा में डाल दीजिएगा तो पानी अपने आप लोटा का आकार ग्रहण कर लेगा। इसी तरह पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ विभिन्न अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पदार्थ की परिभाषा देख लिया है। पदार्थ में कहता है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है और अपनी संरचना के परिवर्तन का विरोध करता है वो मैटर कहलाता है। अब इसके कुछ देखेंगे प्रकृति के बारे में। सामान्य पदार्थ के उसके गुणों के आधार पर 3 अवस्था में विभाजित किया गया है। पदार्थ को कितने अवस्था में विभाजित किया गया है? 3 अवस्था में। कौन कौन? ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस के आयतन को निश्चित होता है, यानी ठोस का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित, जिसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जबकि गैस का न तो कोई आकार है और न ही कोई आयतन, क्योंकि गैस है, गैस हर जगह, उसका कोई आयतन नहीं है। कैसा है इसको कोई आयतन नहीं हो, जिस प्रकार प्रकृति में जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। यानी ठोस कहता है जिसमें आयतन एवं आकार निश्चित हो, गैस कहता है जिसमें आयतन एवं आकार अनिश्चित हो, पता ही नहीं चले। गैस, वे दोनों अणुओं के बीच का बल बहुत ही कम होता है क्योंकि ये गैस आपस में उड़ते रहते हैं, तो इसमें 2 अणुओं को जो बीच में जो ये जकड़े हुए नहीं रहते हैं, काफ़ी दूर दूर में रहते हैं। अगर जकड़े हुए सबसे अधिक है, आपस में एकदम मिले जुले जकड़े हुए, तो समझिए कि ठोस है। अगर ये दूर दूर में है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये तो गैस है। वही कहा गया है कि बीच
जो बहुत कम होता है, जबकि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है। इसका विसरण बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ के अणु निरंतर गतिमान रहते हैं तथा उसके परस्पर आकर्षण बल होता है, यानी कि उसमें आकर्षण बल होता है। ठोस में गति सबसे कम और परस्पर आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। ये ठोस का परिभाषा दिया गया है। ठोस के बारे में बताया गया है कि ठोस में गति सबसे कम होता है लेकिन परस्पर आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, जबकि गैस में इसका उल्टा होता है, क्योंकि गैस तो अपना खुद ही गैस है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, यानी टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसमें परिवर्तन अगर चेंज कर दिया जाए तो उसमें किसी भी पदार्थ की अवस्था को कैसे बदल दिया जा सकता है। परंतु इसका अपवाद भी है, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। लकड़ी, पत्थर इसका अपवाद के रूप में भी है। ये केवल ठोस अवस्था में ही रह सकते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। जल तीनों भौतिक अवस्था में भी रह सकता है। जैसे जल को अगर ठंडा कर दिए, ज़्यादा ठंडा कर तो बर्फ़ बन जाता है, तो एक तरह से ठोस हो गया। अगर उसको पिघला दिए तो जल हो गया, यानी द्रव हो गया। और उसको आप गर्म करते करते उड़ा दिए तो पूरी तरह से वो गैस अवस्था में हो जाता है। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब चलते हैं एलिमेंट यानी तत्व के बारे में। तत्व क्या कहता है एवं इसकी परिभाषा क्या है। कहता है बेशुद्ध पदार्थ जो किसी बेशुद्ध पदार्थ तो सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व में किसी प्रकार का मोल जोल नहीं है, किसी प्रकार दूसरे को ये संपीड़न नहीं किया गया, दूसरे से मेल से नहीं बना, ये खुद पे खुद अपने आप अकेला जिंदाबाद है। कहता है वह शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको किसी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जाता है, उसे ही तत्व कहते हैं, है ना। तत्व खुद पे खुद अपने में अकड़ा हुआ है, या ना किसी को लेंगे ना किसी को देंगे। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब एलिमेंट का यानी तत्व का उदाहरण दिया गया है। अब देखेंगे कि कैसे कैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रकृति। जैसे ऑक्सीजन है तो कितना प्रतिशत पाया जाता है वो देखेंगे पृथ्वी पर। तो ऑक्सीजन पाया जाता है 49.9%, यानी 49% यानी टोटल 50% उसको मान लिया जाए। ऑक्सीजन पृथ्वी पर 50% पाया जाता है। सिलिकॉन 26% पाया जाता है। एल्युमिनियम 7% पाया जाता है। लोहा 4% पाया जाता है। कैल्शियम 3.2% पाया जाता है। सोडियम 2.3% पाया जाता है। पोटेशियम 2.3% पाया जाता है, यानी सोडियम पोटेशियम समान पाया जाता है। एवं अन्य गैस मैग्नीशियम 21% यानी 21% एवं अन्य गैस 28% पाया जाता है। तो इसमें देखिए हम कि सर्वाधिक अगर पाया जाने वाला जो पृथ्वी पर है जो कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे अधिक जो तत्व है पाया जाता है पृथ्वी पर। कितना, तो 50%, यानी 49.9 तो 50% हो गया। नेक्स्ट है यौगिक। यहाँ लिखा गया है कि यौगिक यानी योग से कुछ बना होगा, ऐसा ही लिखा गया है। यौगिक, यौगिक मतलब कुछ योग उसमें मिला दिया गया होगा। कहता है वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में परस्पर क्रिया के माध्यम से बनते हैं, जो साधारण विधि से पूर्णतः तत्व विभाजित किए जा सकते हैं। यौगिक के गुण उसके संगठन तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कहता है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मेल से बना उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे क्या क्या है इसमें आंसर दिया गया, उदाहरण दिया गया है पानी, नमक, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि। पानी भी कैसे बना जाता है, तो हाइड्रोजन, जैसे H2O लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का मेल से बना हुआ है। नमक, इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इसमें मिला करके बनाया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि बेशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण भी दिया गया है और इसमें बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। यौगिक में
उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव एक समान रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत में से क्यों न प्राप्त हो। जैसे जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का परसेंट जो है 2.1 है। जल में कितना है, अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट 2.1 है, यानी कि हाइड्रोजन सब अधिक पाया जाता है एवं ऑक्सीजन कम पाया जाता है, अनुपात के रूप में पाया जाता है। यह अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे जल किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया जाता हो। तो इस यहाँ पर एक प्रश्न आ हो गया कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 2.1 है। यौगिक आप समझ गए होंगे पूर्ण तरह से कि यौगिक क्या कहता है, वैसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता हो, क्योंकि इसका अनुपात देख रहे हैं आप, पानी और नमक, अल्कोहल, इसमें भी सब अनुपात से मिलाया है, उसके बाद ही बना है। पानी में हम बताए हैं, नमक में बताए हैं, अल्कोहल में भी इसी प्रकार, क्लोरोफॉर्म में भी इसी प्रकार। तो पानी का यहाँ परसेंटेज भी दिया गया है 2.1%, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज भी दिया गया है। अब चलते हैं मिश्रण पे। मिश्रण कैसे कैसे मिश्रण का निर्माण होता है। कहता है वे अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, मिश्रण कहलाता है। कहता है मिश्रण कैसे बनता है, मिक्सचर हो गया, सबको समान रूप से मिला देना है ना। कहता है कि वे अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, यानी कि अगर इसमें देखेंगे मिलाने से बनता है, मिश्रण नाम ही है उसका मिक्सचर, यानी मिश्रण कह रहा है कि शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थों को मेल से मिश्रण का निर्माण हुआ है। जैसे मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के गुण बदलते नहीं हैं, जैसे दूध, बालू, चीनी, जलीय विलयन, मिट्टी आदि मिश्रण का उदाहरण है। अब इसमें भी कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का होते हैं। कौन कौन, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण पहले देखेंगे। मिश्रण क्या कहता है कि वे अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण का निर्माण होता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है दूध, बालू, चीनी। उसके बाद देखेंगे हम कि क्योंकि मिश्रण दो प्रकार का होता है, दो भाग में से विभाजित किया गया है। कौन कौन है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है। देखेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। तो कहता है मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है, यानी कि सभी कंपोनेंट में उसके अवयवों का अनुपात एक रहता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। हवा में गैस का, जैसे पानी में नमक का, चीनी का मिश्रण आदि समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे हवा में गैस का, पानी में नमक का, यानी पानी में कितना नमक मिला हुआ है उसका जो अनुपात है वो एक सा रहता है। चीनी का मिश्रण, यानी चीनी में उसमें पानी मिला हुआ है तो चीनी पानी का मिश्रण इसका समान रूप से रहता है। विषमांग क्या कहता है, मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात एक सा नहीं रहता है। जैसे बादल, बारूद, इसमें अलग अलग परसेंटेज के रूप में मिलाया जाता है। इसमें परसेंटेज सबका समान रहता है, इसलिए समांगी मिश्रण। इसमें परसेंटेज अलग अलग जितना जिसकी ज़रूरत होगा उसको मिलाया जाएगा तो विषमांग मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो कहा गया है जिसमें सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है उसे समांग मिश्रण, और कहता है जिसमें एक सा नहीं रहता है उसमें विषमांग मिश्रण कहलाता है। तो देख लिए हम मिश्रण के बारे में। अब आते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सामान्यतः ठोस को गर्म करने पर वे पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसके पश्चात गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पूर्णतः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन। अब कपूर को गर्म अप करेगा तो गर्म करने पे देखिए, अगर इसको तवा पे गर्म कर, ये पानी में नहीं बदलेगा, ये डायरेक्ट कपूर धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाएगा। उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में नहीं आकर के डायरेक्ट वाष्पीय अवस्था में बदल जाता है। क्या कह रहा है, ठोस को गर्म करने पर कुछ ऐसे सामान्यतः ठोस जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, है ना। कुछ गर्म करने पर वे
पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उसके पश्चात गैस अवस्था में। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन ही कहा जाता है। इसी प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसका उदाहरण के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है कुछ तत्व, पदार्थ एवं उसके घनत्व। अब कुछ तत्व दिया गया है, इसमें संकेत दिया गया है एवं उनकी डेंसिटी दिया गया है। तो सोना को, गोल्ड को कैसे हम इंडिकेट करते हैं? AU से, AU गोल्ड, AG से सिल्वर यानी चांदी। तो इसका डेंसिटी कितना है? 90.3 ग्राम सेंटीमीटर, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर क्या है? उसका डेंसिटी है। उसी प्रकार चांदी का 10.5 दिया हुआ है। चांदी को AG से डिनोट करते हैं हम। तांबा यानी कॉपर को CU से, एल्युमिनियम को AL से, मैग्नीशियम को Mg से, तथा उधर ही इसका घनत्व भी दिया गया है। घनत्व कितना? सोना का घनत्व 19.3, चांदी का घनत्व 10.5, तांबा का घनत्व 8.92 यानी 9, एल्युमिनियम 2.70, मैग्नीशियम 1.70 एवं कुछ और होंगे। कैल्शियम 1.6। जल है, जल H2O किसका सूत्र है, यानी H2 से इसका इंडिकेट करते हैं, तो उसको कितना है? वो 1.00। सोडियम को Na सोडियम कहते हैं, 0.97। पोटेशियम, K से पोटेशियम को डिनोट करते हैं, 0.899। अब चलते हैं पदार्थ के भौतिक गुण पे, यानी कि पदार्थ के जो गुण होते हैं उसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, किसको द्रव्यमान कहते हैं, भार कहते हैं, आयतन कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो कहता है द्रव्यमान, सर्वप्रथम है भौतिक गुण में है द्रव्यमान यानी मास। कहता है किसी पिंड में विद्यमान पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। अब द्रव्यमान क्या किसे कहते हैं? किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की कुछ तो मात्रा होगा, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, कुछ मात्रा होगा, उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट है आयतन। कहता है किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। मतलब घेरा गया स्थान, जैसे पानी को हम गिरा देंगे तो एक जहाँ पे जगह मिलेगा वो घेर लेगा उतना, अगर गड्ढा मिलेगा उतना तो गड्ढा में अस्थायी रूप से वो रह जाएगा। तो वो स्थान घेरता है, उसको क्या कहते हैं? कुछ आयतन होता है, कुछ स्थान घेरा गया है तो उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं, यानी वॉल्यूम कहते हैं। अब कुछ का वेट होगा, यानी भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के गुणनफल के वस्तु को भार कहते हैं। इसमें कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी उसकी मास होता है, और एवं पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल। पृथ्वी पर भी पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जो 9.8 होता है। इसमें अपना गुरुत्वीय बल लगाने हैं। वो कहता है, क्या कहता है कि गुणनफल को वस्तु का भार कहते हैं। वैसे दोनों के गुणनफल को वस्तु का भार कहा जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के प्रति इकाई का आयतन घनत्व कहलाता है। प्रति यूनिट का आयतन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m हो तथा वॉल्यूम उसका v हो तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? d बराबर, यानी डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? m/v। m/v होगा। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, यानी डेंसिटी का SI यूनिट भी आपको याद कर लेना है, kg/m³ होता है। तो इसमें डेंसिटी हम देख लिए हैं। किसी पदार्थ की प्रति इकाई का आयतन घनत्व कहलाता है, उसका SI मात्रक क्या होता है? kg/m³। अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट घनत्व के बारे में। तो किसी पदार्थ के घनत्व एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात विशिष्ट घनत्व कहलाता है। विशिष्ट घनत्व जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका पदार्थ का घनत्व बटा 4/3 पर जल का डेंसिटी, यानी कि विशिष्ट घनत्व इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है किसी पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी, यानी कि उसका जल का घनत्व। आगे चलते हैं। विशिष्ट घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह
एक अनुपात राशिक है, यानी कि एक अनुपातिक राशिक है, इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट या कोई प्राकृतिक नहीं होता है। क्वथनांक किसी द्रव का वह निश्चित ताप होता है, क्वथनांक कहते हैं क्या, वह निश्चित ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसका प्रेशर के बराबर होता है, इसलिए उसको क्वथनांक कहते हैं। यानी कि क्वथनांक किसी द्रव का वह निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पर उसका वाष्प यानी उसका भाप जो है दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में परमाणु देखेंगे, अणु देखेंगे और विभिन्न तत्वों के बारे में भी देखेंगे। तो परमाणु का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। कहता है परमाणु का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये परमाणु स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं परमाणु क्या है यानी एटम क्या है। परमाणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, यानी पदार्थ के सभी गुण इसी में विद्यमान होता है। छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। इसका निर्माण प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों के मिलकर होता है। किससे निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलने के बाद ही परमाणु का निर्माण होता है। यानी कि इसका जो उदाहरण है वो दिया गया है तथा इसका परिभाषा क्या कहता है, परमाणु द्रव्यमान का वह छोटा से छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इसके बाद इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें अणु के बारे में एवं इसके अनेक सारे तत्वों के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।